सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। और आज के जो टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक। सो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ इंडिया यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, आईआर का टॉपिक। देखो अभी जो भी डेवलपमेंट इंडिया यूएस रिलेशनशिप में हुए हैं, देर विल बी वेरियस आर्टिकल्स इन कमिंग 1-2 weeks एंड वी विल डिस्कस अबाउट दोज आर्टिकल्स one by one, different dimensions. Presently there are just discussion related to few aspect. Once there will be an article in which every dimension will be covered, and that we will discuss in great detail. So US India strategic partnership overview. So this is again linked with international relation. Then next is about the Teesta Dam. Before also we have discussed about it. What is the impact of this dam, how the dam construction is going to affect the region itself, and why we need this particular dam, what is the location of this dam. These are the few things that we need to know. So this is a geography aspect. This topic is related with geography. China travel ban and its impact on Foxconn operation in India. China is again opting in a step of weaponization of supply chain. Now this is also a matter of concern, because if China if China opts such kind of steps, then obviously it is going to affect the Indian economy as well. At the same point of time, the countries which are dependent on China on for various resources, they are also going to be affected. सो ये टॉपिक आपका है, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ ये आईआर का टॉपिक है, वेरिएबल टेक्नोलॉजी साइंस टेक। फैक्ट्रीसाइड एक टॉपिक आता है सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में, एथिक्स कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो, तो ये एक टॉपिक और आता है. सो दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट्रीसाइड्स, व्हाट बेसिकली इज फैक्ट्रीसाइड एंड ये क्या है. ठीक है. सो लास्ट में मैं आई विल गिव यू ऐसे टॉपिक जो कि आपको हर सैटरडे को इट्स गिवन. So responsive and trustworthy AI solution for environmental society. This is I think previous year topic only. तो एक बार आप लोग देख लेना, ज़रूर से लिखो. एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ ऐसे कोर्स, उसमें आपका इवेल्युएशन होता है. ऑलरेडी लगभग 26 टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है. कीप राइटिंग द ऐसे और यूज़ द कोड UPSC लाइव, तो इससे अमाउंट विल रिड्यूस. PT 730 मैंने कल काफ़ी सारा कंटेंट प्रिपेयर किया, आज लेक्चर से रिकॉर्ड होंगे. सो अगेन यहाँ पे PT 730 में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके प्रिपेयर हो रहा है. एंड देन वी आर डिस्कसिंग आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स एंड अपलोडिंग इट. सो PT 730 एक टॉपिक 2 साल करंट अफेयर्स हो गया आपका. सुपर 10 10 फुल लेंथ टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है. इसका साइंस टेक का कोर्स है, इस पर साइंस टेक के टॉपिक्स आ गए और साइंस टेक के वीडियोज़ आएंगे. क्रैश कोर्स फॉर UPSC CSC ऑलरेडी आपका चल रहा है, जिसमें एवरीथिंग इज देयर. अराउंड 60 के आसपास लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड. प्लीज़ डोंट miss this course. This course is again a very important course because it covers everything that is required for UPSC. It covers complete syllabus holistically, not only static subjects but also 2 years current affairs. So 2 years current affairs are also newspaper based, so that will help you. Okay, so do join the course. Download Saurabh Pandey CSE app. ये ऐप आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं. एज अ पार्ट ऑफ एनर्जी पार्टनरशिप, US डिज़ाइन न्यूक्लियर रिएक्टर टू बिल्ड इन इंडिया. देखो कंटिन्यूस बेसिस देर इज़ अ डिस्कशन गोइंग ऑन, एंड द डिस्कशन इज़ वेदर और हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द न्यूक्लियर एनर्जी एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. प्रेजेंटली अराउंड 55 to 60% इंडिया की बात अगर करें, वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर जनरेशन ऑफ पावर. मीन्स आप कोल को बर्न करोगे, देन यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर फर्दर पर्पस. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अराउंड 55 से 60% के आसपास फिर टोटली डिपेंडेंट ऑन, किस पर डिपेंडेंट हो, या टोटली डिपेंडेंट ऑन कोल पर आप निर्भर हो, थर्मल पावर. बट इसकी भी लिमिटेशन, वी नीड टू ऑप्ट, लाइक वी हैव प्रॉमिस्ड और वी हैव अ कमिटमेंट related to the carbon neutrality. It means we want to reduce the carbon emission. हम carbon emission को reduce करना चाहते हैं. In this context हमें we need to search for an alternative source of energy. Alternative source के लिए देखना पड़ेगा. So nuclear energy is one of the alternative source.
अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भी जाएंगे तो वी नीड अ न्यूक्लियर एनर्जी। अब उस कंटेक्स्ट में बहुत सारे देश हैं जिनके साथ वी हैव टू डेवलप द पार्टनरशिप। यूएस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री with which we will formulate a partnership, and we will try to fulfill our requirement based on the kind of partnership or the competitiveness of prices that will be offered by the US. सो यहाँ पे देख लेते हैं न्यूक्लियर कोलाबोरेशन है। तो यहाँ पे इंडिया यूएस ने का जो है 1, 2, 3 जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ना, यू नीड टू नो अबाउट दिस एग्रीमेंट, आई विल डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो। आई थिंक 2008-9 के आसपास ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, एंड एज पर दिस एग्रीमेंट यूएस जो है यूएस वाज रेडी टू लाइक है ना वाज रेडी टू supply what we call it as the uranium or the raw material that is there for the nuclear reactors. At the same point of they have also promised to provide technology. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। उसमें वही देश हैं जो कि जिन्होंने जो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी है उसको जिन देशों ने साइन कर रखा है, वही देश जो है एनएसजी का हिस्सा है। और भारत ने जो 1970s के अंदर अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद ही उसका गठन किया गया था। तो इस वजह से अभी बहुत सारे फैक्टर, चाइना का भी फैक्टर है जिस वजह से इंडिया एनएसजी का भी मेंबर नहीं बना, बट उस पर वेवर इंडिया को मिला है। और इवन यूएस हैज़ ऑल्सो एग्रीड कि ठीक है हाँ वी विल प्रोवाइड इंडिया लाइक थ्रू 1, 2, 3 एग्रीमेंट दे हैव ऑल्सो एग्रीड कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड न्यूक्लियर रॉ मटेरियल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द टेक्नोलॉजी टू इंडिया। सो एक तो एनर्जी पार्टनरशिप हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, यूएस सपोर्ट इंडिया की जो मेंबरशिप है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फिर उसके बाद एक ट्रस्ट इनिशिएटिव करके भी है जिसके माध्यम से हम कोऑपरेशन इंडिया और यूएस जो है दे आर इंक्रीजिंग देयर कोऑपरेशन। जैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ट्रस्ट इनिशिएटिव करके है जिसके माध्यम से भी वी आर ट्राइंग क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है बहुत सेक्टर्स के अंदर, उस पर हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यूएस जो है कई सारे एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जैसे सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसमें भी इंडिया और यूएस काफ़ी हद तक साथ में काम कर रहे हैं। और दे हैव ऑल्सो ट्राइड कि हम जो सप्लाई चेन उसको मेंटेन करें, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन को रोकें। यूएस कहीं ना कहीं चाइना को भी, जो वेपनाइजेशन की तरफ चाइना जा रहा है उसको भी काउंटर करने का प्रयास भी यूएस के द्वारा आपका किया जा रहा है। तो एक सप्लाई चेन ऐसी बनी रहे जो मेंटेन रहे, और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन हैज़ टू बी देयर। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी एक रोड मैप आपका डेवलप हुआ है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात की गई है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन जैसे क्वाड और इन सब में भी कई सारी चीज़। तो ये देखो कई लेवल पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप आपकी की गई, और इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर और ये भी कई फैक्ट्स हैं जो कि एड ऑन आपके हुए हैं। कई दूसरी जैसे वेस्ट की क्वाड भी है जहाँ पे I2U2 करके ग्रुप है आपका, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई करके ग्रुपिंग है। जैसे क्वाड में इंडो पैसिफिक रीजन में आपका इंडिया है, यूएस है, जापान है ना। तो ये सब जो देश हैं सो दे आर पार्ट ऑफ क्वाड है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसी तरीके से एक क्वाड वेस्ट एशिया के लिए भी डेवलप आपका जो है वो आपका किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं तीस्ता डैम एंड द लॉन्ग शेडो ऑफ क्लाइमेट चेंज। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखो एक कंटेक्स्ट मैं आपको देता हूँ, जो सबसे बड़ा जरूरी क्या पॉइंट ये है कि इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम आपने एक कुछ चीज़ सोच के बनाया। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर रिवर फ्लो कर रही है, सो अगर रिवर फ्लो कर रही है तो यू हैव कंस्ट्रक्टेड द डैम, आपने डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया एज्यूमिंग कि वो रिवर में पानी हमेशा आता रहेगा। नाउ यू आर इन अ सिचुएशन जो कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसमें जो मॉइस्चर ट्रांसपोर्टेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसमें बहुत सारे बदलाव या चेंजेस आ रहे हैं। So because there is a change in we can say because there is a change in transportation of मॉइस्चर का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें काफ़ी सारा जो वो बदलाव है कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहाँ बारिश होगी कहाँ नहीं होगी ये भी है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस रिवर पर आप पानी इमेजिन कर रहे हो उसमें पानी ना आए। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, एंड बिकॉज ये सिस्मिक एरिया में लोकेटेड है तो बहुत अधिक वी कैन से कोई भयंकर आपदा टाइप स्थिति भी बन सकती है बहुत अधिक, क्योंकि वो डैम उतना पानी ना होल्ड कर पाए। दैट इज़ द केस, दैट इज़ ऑल्सो द केस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ऑल्सो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो तीस्ता डैम प्रपोज्ड है। तीस्ता डैम आप देखो, ये मैप अगर आप देखोगे सो एक दो डैम देखो चाइना के कंटेक्स्ट में, लाइक आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। सो चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन हियर, लाइक दे आर कंस्ट्रक्टिंग डैम तिब्बत के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो यू कैन सी यारलुंग चांगबो करके ये डैम आपका लोकेटेड है। तो दिस इज़ देयर, ये डार्लिंग मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर जो सको
तिब्बत में इस नाम से जाना है, तो वहाँ पे डैम लोकेटेड है। तो एक तो यहाँ डैम बनेगा, तो इससे जो पानी का फ्लो है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर। एक डैम जो है जो कि तीस्ता पे प्रपोज्ड है, जो कि भारत है कर रहा है, जो कि तीस्ता रिवर क्योंकि सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और इंडिया से ही, तो यहाँ से ये आपका आ रहा है, यहाँ पे बीच में ये जो वेस्ट बंगाल का रीजन वहाँ से पास होते हुए बांग्लादेश जा रही, तो वेस्ट बंगाल का भी कई सारे कंसर्न है। इसलिए जो भी एग्रीमेंट तीस्ता रिवर के ऊपर है दैट इज़ एडहॉक इन नेचर, मतलब परमानेंट नहीं है। परमानेंट एग्रीमेंट की लगातार डिमांड कंटिन्यूस बेसिस में, बट यू हैव एन एडहॉक एग्रीमेंट रिलेटेड विद द टेस्टा, ठीक है, जिसपे वाटर शेयरिंग एंड ऑल दैट कैन बी डन, वाटर शेयरिंग और ये सब जो है वो आपकी की जा सकती है। तो ये ध्यान रखना। तो देखो एक तो क्या है, एक एक टर्म यहाँ पे मेंशन्ड है, एक तो जो है, एक तो ग्लेशियर लेक का कंसेप्ट है। लाइक इफ़ यू सी दिस इमेज, तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये लगातार पिघलते रहता है और ये इकट्ठा होता है पानी, और ये मोरेंस होता है, मतलब पत्थर इकट्ठे होते हैं, इसी में आपका पानी इकट्ठा रहता है। अगर सपोज करो पानी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा पिघल के पानी आ गया, तो ये टूट जाता है, ये जो मोरेंस है टूट जाता है और पानी नीचे की तरफ जाता है बहुत तेज़ी से, एंड इट कॉज अ फ्लड। जैसे ये इमेज आप देख रहे हो ना, दिस इज, तो ग्लेशियर लेक के मतलब जो पानी इकट्ठा हो रहा है, और ग्लेशियर लेक के बहुत अधिक आप कह सकते हो उसमें पानी इकट्ठा होने से, फिर उस बांध टूटने से, और नीचे जो आपका फ्लडिंग की सिचुएशन होगी, तो उसे ही GLOF बोलते हैं, दैट इज़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग शब्द जो है इस्तेमाल हम करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यहाँ पे अभी कई जो एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं, दे लाइक सॉरी जो एक्सपर्ट कमिटी है उसका फॉर्मेशन आपका हुआ है, और दे हैव मेड सर्टेन कि जो तीस्ता 3 डैम है तीस्ता रिवर को, उसको रीबिल्ड किया जाए। एंड यहाँ पे अभी जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हुई थी उसको देखते हुए, क्योंकि क्योंकि वो बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो है उसमें से अफेक्ट आपके हुए थे, तो तीस्ता डैम इंपॉर्टेंट है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी होगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। और जो ग्लोफ है फ्रॉम साउथ लोनाक लेक है, इट ऑल्सो हाईलाइटेड कि मतलब ये है कि पर्पस तो यही दे हैव स्टेटेड कि हम फ्लडिंग और इन सबको रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पानी उस डैम में रोका जा सकता है। बट ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी मच वनरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। द फ्लड वाटर की बात अगर किया जाए तो बहुत सारा जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर से पानी आ रहा है, जब पानी बहुत ज़्यादा था, इट ऑल्सो कैरीज बड़े बड़े पत्थर, इट कैरीज स्टोन, it carries various kind of debris, or it comes with the flow of water, and that debris force is or thrust is so high that when it basically collide with the gate of the dam, it's very difficult for the even the structure to uphold or hold that kind of force, uh, which further result into the which may further result into the breakage of the dam gate. तो ये एक प्रॉब्लम फ्यूचर के अंदर जो है देखने को मिलता है, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न। अब क्या है कि जो ग्लोफ आप देखने को मिला था, तो साउथ लोनाक जो लेक है वहाँ जो मोरन ने भी आपको शो भी किया था, विच सेंट रॉक्स टम्बलिंग इनटू द वाटर, बहुत ज़्यादा रिपल इफेक्ट का, मतलब उससे पानी बहता हुआ और साथ में बहुत सारे रॉक आते हुए, और काफ़ी अधिक नुकसान जो है उसने आपका किया था। वो फोर्स भी बहुत अधिक आपका जो है होता है, तो इससे काफ़ी सारा प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डैमेज होता है। इवन अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, वेदर दैट प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू होल्ड दैट काइंड ऑफ फोर्स और नॉट, ये एक है। फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर लेक्स जो आपकी होती हैं, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ग्लेशियर्स इज कंटिन्यूसली मेल्टिंग, वाटर इज गेटिंग accumulated to a particular depression that is there. So that depression is there, and the glacier is basically, the glacier water is getting we can say because of the melting of the glacial water is getting accumulated within that debris, within that depression, and at point comes when the moraine which is around that we can say lake is not able to hold the water, and as a result of which we can say at a time this moraine is removed, or the moraine basically is removed because of the force of water, and water flows down, which result into the glacial lake outburst flooding. तो इसके कई रीजंस हैं, मोरेन फेलियर एक रीज़न है, ग्लेशियर एक रिट्रीट है, वाटर का जो बहुत अधिक एक्यूमुलेशन होता चला जाता है दैट इज़ देयर, क्लाइमेट चेंज एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और ये सब फैक्टर्स हैं। एक्सपर्ट कमेटी का जो रिकमेंडेशन है कि तीस्ता 3 डैम बनाया जाए, तो यहाँ पे कि प्रीवियस में जो कुछ सक्सेस मिले उसको ध्यान में रखते इट हैज़ बीन हाईलाइटेड। कमिटी ने आर्गू किया है कि जो पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट्स ऑफ तीस्ता 3 वाज लार्जली इंटैक्ट आफ्टर द ग्लोब 3 ऑफ द ग्लोब। तो यहाँ पे मतलब जैसे मेनली जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं डैम के अंदर, सो
उसको दोबारा से मतलब दे हैव टू बी दे हैव दोज इक्विपमेंट हैव टू बी इंटैक्ट प्रॉपरली, उनको स्टैब्लिश करना, इसलिए अभी भी इसको रीबिल्ड करना इस डैम को बहुत ज़रूरी आपका बन जाता है, क्योंकि वो डैम पे वर्क पहले से भी चल रहा है। इवन कई नई प्रकार की जो डिज़ाइन है उसको भी बात की गई है कि न्यू डिज़ाइन ऑफ टिस्ता 3.2 जो है दैट कैन बी ब्रॉट अप। की फीचर जो है न्यू डिज़ाइन का बात की गई, तो वर्स्ट केस सिनेरियो टेक इन टू अकाउंट द मैक्सिमम पॉसिबल रेनफॉल, मतलब एक इमेजिनेशन होता है ना कि लाइक वी आर प्रिडिक्टिंग कि दिस मच रेनफॉल कैन ऑकर, एंड अंडर दैट कंटेक्स्ट इफ द रेनफॉल इज टू सच एन एक्सटेंट, इन दैट कंटेक्स्ट whether the dam is going to hold the water or not, or the dam can hold the dam can basically face that force or not, that is the case. सो रिस्क असेसमेंट एंड मिस्टिगेशन एक आपका तो कॉम्प्रहेंसिव रिस्क असेसमेंट देखना, बिगर पिक्चर अगर देखा जाए तो इट हैज़ कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक भी इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कई प्रकार, क्योंकि लोग बहुत अधिक जो स्टेबिलिटी और सेफ्टी जो इस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे निर्भर करता है, बिकॉज अगर डैम जैसी चीज़ अगर वहाँ टूटती तो इट कैन कॉज हैवॉक इन दैट रीजन, एंड इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द लाइवलीहुड एंड द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट रीजन। तो एक डर सा माहौल रहता ही है, तो उसको कैसे देखा जाए, कैसे उस डर को दूर किया जाए, दैट हैज़ टू बी देयर, दैट हैज़ टू बी कंसिडर, एंड इट हैज़ टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक एज वेल। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन की बात अगर किया जाए तो सामाजिक जो सुरक्षा है रीजन, उस रीजन का मस्ट बी प्रायोरिटाइज। सो रीबिल्डिंग डिसीजंस की बात अगर देखा जाए तो इफ़ यू आर रीबिल्डिंग इट शुड नॉट बी कि आप रीजन जो हाईलाइट कर रहे हैं कि यू हैव टू इंटीग्रेट द इक्विपमेंट इन, सो यू आर रिबिल्डिंग द डैम। इफ़ द डैम इज टू बी रीबिल्ड और रिकन्स्ट्रक्टेड, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो कम्युनिटी है उनका लॉन्ग टर्म एक तरीके से जो उन पर क्या लॉन्ग टर्म चीज़ों का इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ टू बी सीन। सो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वी हैव टू मूव टुवर्ड्स रिस्क मिनिमाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक रेजिलियंस, ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट इसके अंदर किया गया है। So these are the things that we have to consider. Few points you need to know, and when you are writing such questions or the question that are framed, if the questions are framed in this context, so try focusing कि आप लोग जो है always draw dam again, that will help you. अच्छा देखो, ये आपको मैं कंटेंट दिखा देता हूँ, ये प्रीलिम्स का कंटेंट है जो PT 730 के तहत 2 साल के प्रीलिम्स कंटेंट जो मैं आपको प्रिपेयर करके अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके मिल रहा है, ठीक है। सो yesterday also I have like prepared the content, and today I will record the video. I will record the video and upload it. ये मैंने पहले भी कहा है, because I have to record, because I will record. In PT 730 very few compiled lectures will be uploaded, although I have uploaded the previous year 18 lectures, because you have to cover them also, especially from subjects like especially of subjects like geography, environment and science and technology. So there are like around 12-13 lectures I have uploaded that, but rest of the lectures, most of the lectures will be like I have prepared proper slides, and revision slides will be provided, and the lectures are properly recorded and they will be uploaded. Okay, next देख लेते हैं, next topic देख लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज़ अबाउट डीलिंग वेपनाइजेशन ऑफ ई सप्लाई चेन। देखो चाइना का जो स्थिति है वो कैसा क्या है, एक टर्म यूज़ होता है कंटिन्यूस बेसिस में, और वो टर्म क्या, व्हाट इज़ दैट टर्म, द टर्म इज़ बेसिकली दैट इज़ वेपनाइजेशन। दिस टर्म इज़ कंटिन्यूसली बीइंग यूज्ड एंड वी कॉल इट एज वेपनाइजेशन। कई बार हमने ये टर्म देखा सप्लाई चेन। तो लाइक जैसे मान लो कोई देश है, जैसे चाइना है, चाइना इज़ टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पहले था, ठीक है। कई देश उस पर निर्भर भी करते थे बहुत चीज़ों पे, जैसे मान लो हम बहुत सारे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पर वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल। विश्व जो है वो रॉ मटेरियल पर बहुत अधिक निर्भर चाइना पे कई लेवल तक करता है। अब इस स्थिति में चाइना कहते हैं कि हम आपको रॉ मटेरियल, वी विल प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल ओनली इफ़ यू इस्टेब्लिश दिस पर्टिकुलर, only if you establish are this one interest, मतलब they can highlight any of the interest in the sense their national interest. तो जब तक हमारा national interest you are not going to meet, and that can मतलब then only we will provide you this particular raw material, otherwise we are not going to provide the raw material. तो ये चीज़ है। तो this like we can say कि this very approach of China इज़ कॉल्ड टू बी अ वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। क्यों? क्योंकि आप उसको वेपनाइज कर रहे हो, कोई आप पे निर्भर है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। अब एक और कंटेक्स्ट है, देखो सेकंड सिनारियो हैज़ इमर्ज्ड। सो जो लेबर होती हैं, तो जैसे कोई कंपनी, चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे है, तो
चाइनीज़ कंपनीज हैं और वो यहाँ हैं, तो बहुत सारे लोग लेबर यहाँ काम करेंगे। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के जो लेबर्स हैं जो हाईली स्किल्ड है उनको भेजने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द दैट टेक्नोलॉजी, और उनको डर है कि मे बी वो टेक्नोलॉजी के बारे में और ये सब जानकारी प्रोवाइड कर दे। सो समहाउ द वर्किंग ऑफ दैट कंपनी जो भारत के अंदर है उसकी वर्किंग भी इज़ गोइंग टू बी अफेक्ट। जैसा अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है चाइना के द्वारा अपने जो इंजीनियर्स हैं, ख़ास तौर से जो वर्क कर रहे हैं फॉक्सकॉन फैसिलिटी के अंदर, ये चीज़ की गई है। तो ये वर्क फोर्स को भी अफेक्ट करेगा, बट ऑल्सो हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रखा गया है, चाइनीज़ इंजीनियर और टेक्नीशियंस हैं उनको रिकॉल भी किया गया है, तो इससे स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज हो जाएगा। बैन में कई चीज़ें हैं, जैसे ऑन एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट क्रूशल फॉर प्रोडक्शन। बैन में ये भी चीज़ है कि जो भी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं या जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर भी कर्व आपका रोका गया है। तो चाइना का जीरो सम गेम है। देयर इज़ वन टर्म कॉल्ड एज जीरो सम गेम, द अदर टर्म इज़ वेरिएबल सम गेम। What do you mean by zero sum game? Zero sum game is a term used in international relation as per which एक देश ये मानता है कि अगर सपोज करो एक कुछ कार्य की वजह से या कुछ स्टेप की वजह से वन कंट्री इज बेनिफिटेड, अदर कंट्री इज गोइंग टू बी अदर कंट्री इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब एक कंट्री को अगर पॉजिटिव है तो दूसरा ये मानकर चले कि उसको उसका अपोजिट नेगेटिव ही होगा, तो सम क्या होगा? जीरो हो जाएगा। मतलब एक का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव। बट वेरिएबल सम गेम क्या होता है कि अगर एक का पॉजिटिव तो दूसरे का भी पॉजिटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रैटेजी क्या है। अगर चाइना का जीरो सम जो अप्रोच है कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अपने डोमिनेंस को बैठाना चाह रहा है, और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई हर्डल्स क्रिएट करने का जो है वो प्रयास कर रहा है, और जो स्किल्ड वर्कफोर्स ट्रांसफ़र करने से रोक रहा है इंडियन और एक्सपर्ट, मतलब कि कहीं इंडियन इंजीनियर्स को चीज़ों जो है वो ट्रांसफ़र ना हो, ऐसा कुछ स्थिति है। तो नॉलेज ट्रांसफ़र रोकने का कोशिश वो कर रहा है। एंड ये जो फॉक्सकॉन स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस यहाँ पे कंपनी हैज़ बीन की बात करें तो पियोटल इन एप्पल्स प्लान टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्शन। मतलब फॉक्सकॉन की अगर बात करें तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी उसने काफ़ी इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे कई प्रयास भी किए गए हैं, लाइक गवर्नमेंट हैज़ बीन एक्टिवली वर्किंग, जिसके माध्यम से फॉक्सकॉन को अट्रैक्ट किया जाए, और कई सारा बजट भी जो है उसको एलोकेट किया गया है उसके मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स को प्रोवाइड करने के लिए। और कई सारे दूसरे भी लाइक आईफोन मॉडल से भारत में डेवलप हो, उस पर भी प्रयास आपका किया गया है। वी फॉर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो हमें लोकल प्रोडक्शन पे काफ़ी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना पड़ेगा। लाइक बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं लाइक एप्पल है, फॉक्सकॉन है, इनके साथ नेगोशिएशन विद द चाइनीज़ गवर्नमेंट, तो ये इससे पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट पे वी हैव टू फोकस, जो वर्कर ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये सब पे फोकस करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि देखो विदाउट स्किल तो हम कैसे किसी कंपनी को वी कैन डेवलप, तो ये एक चीज़ है। तो ये मैंने पूरा एक क्वेश्चनेयर है, तो आप इसको रीड कर लेना। क्वेश्चनेयर्स में पूरे आपके, मतलब अगर आपने क्वेश्चनेयर्स एक बार रीड कर लिया ना, क्योंकि यही कुछ डायमेंशंस है पूरे आर्टिकल्स के जो आपको आइडिया होना चाहिए, वो मैंने इंक्लूड कर दिया। बड़ा आर्टिकल है तो ऐसा क्वेश्चनेयर्स के माध्यम से यू कैन ईजिली कंक्लूड। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल डिवाइस की बात करें। वेरिएबल जो हम लोग पहनते हैं ना, जैसे आज के टाइम में घड़ी आती है, पहनोगे तो कैलोरी कितनी बर्न हुई, हार्ट रेट कितना है, ये सब है। तो वेरिएबल डिवाइसेस का जो मार्केट है वो डिक्लाइन हुआ है भारत के अंदर। तो वेरिएबल डिवाइस जो है ये हम लोग डेली रूटीन में कितनी कैलोरी बर्न हुई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए आजकल यूज़ होती है। स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर, ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो है और यूज़ होती है। तो रिसेंट इनोवेशंस की बात करें तो एआई इनेबल्ड सेंसर का भी यूज़ किया गया है ये भी आप कहें तो इससे भी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं, स्किन कंडीशंस क्या हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्किन जैसी चीज़ें आज के टाइम पे आ गई हैं, जो हेल्थ को, जैसे स्किन है उसको आप थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रॉनिक स्किन जैसे एकदम बहुत पतली सी चीज़ें लगा देते हैं, उससे आपकी स्किन में क्या है, या हेल्थ मॉनिटरिंग पैरामीटर्स, हाइड्रेशन लेवल कितना, टेम्परेचर कितना, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो ये है। तो यहाँ पे जो मार्केट ट्रेंड है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। लाइक वेरिएबल डिवाइस जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला, अराउंड 11.3% ईयर ऑन ईयर इन 2024। तो ये ग्रोथ में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। इसमें एक चीज़ तो कही जा रही है, देयर इज़ अ मार्केट सेचुरेशन। दूसरा, जो ग्लोबल ब्रांड है वो भारत के जो ब्रांड है उसको रिप्लेस कर रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये एक चीज़ है। तो ग्लोबल ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो वेरिएबल टेक मार्केट है उसमें बहुत इंक्रीज़ हुआ है, जो कि इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी 99.4 बिलियन 2029 तक है। एंड मेनली जो वेरिएबल पेमेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, इन पर काफ़ी अधिक फोकस है। तो अगर सपोज इफ़ यू वांट टू लाइक इन आर कंट्री, इफ़ यू वांट टू
develop such kind of market related with wearable devices. So we have to create the condition which is favorable. At the same point of time, we need to create a technical dominance in this area as well. वेरेबल टेक फॉर किड्स भी है, तो यहाँ बच्चों के लिए भी स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर है, कई चीज़ें हैं, जीपीएस ट्रैकिंग, इमरजेंसी अलर्ट, बहुत सारे ऐसे फीचर्स, इनका डिमांड भी बहुत अधिक है. धीरे धीरे जो फ्यूचर है वो आपका रहेगा ही, जैसे जैसे लोग मतलब जैसे जैसे उनका एआई का इस्तेमाल होगा, मशीन लर्निंग के माध्यम से और हाईटेक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप आपकी होंगी, तो धीरे धीरे ये इट इज़ एक्सपेक्टेड कि धीरे धीरे जो डिमांड है फ्यूचर के अंदर इनका बढ़ता जाएगा. बट हाँ, यू हैव टू बी टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना बहुत मैटर करता है. अब यहाँ पे CRPF टू प्रोब मणिपुर फैक्ट्री साइड अर्जेस पर्सनल टू कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन. तो फैक्ट्री साइड क्या होता है कि जैसे ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मान लो सोल्जर्स होते हैं, मान लो कैंप है और उसमें सोल्जर्स ने ही दूसरों को मार दिया, मतलब दूसरे सोल्जर को, अपने कलीग को और उससे मार दिया, तो इसमें मेंटल हेल्थ भी एक रीज़न होता है, कई दूसरे रीजंस भी होते हैं. तो एक्ट ऑफ मिलिट्री मेंबर्स कॉजिंग द डेथ और इंजरी, जो अपने फेलो सोल्जर्स और फैक्ट्री साइड बोलते हैं, इसमें कई तरीके के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो. स्ट्रेस हो सकता है, कॉग्निटिव ओवरलोड हो सकता है, अंडर प्रेशर में डिसीजन मेकिंग हो सकता है. तो इस हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे मान लो तुरंत इंफॉर्मेशन का बर्डन है, रैपिड डिसीजन मेकिंग, इससे भी कई एरर्स आपके हो सकते हैं, है ना. ज़रूरी नहीं कि वो उसको डायरेक्ट जानबूझ के मारना चाहते, कई बार गलती भी हो सकती है, और कई बार जानबूझ के भी है जो स्ट्रेस के सिचुएशन में हो सकती है. तो स्ट्रेस नेगेटिविटी इम्पैक्ट कॉग्निटिव फंक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से जो आपका दिमाग सही से काम करना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो उससे जो मिस जजमेंट के चांसेस हो सकते हैं. तो इसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है. क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, इसके माध्यम से फैक्ट्रीसाइड को रोका जा सकता है बिकॉज मतलब अगर देखा जाए तो अगर ऐसी स्थिति बढ़ेगी, कंडीशन ऐसी अगर स्थिति फैक्ट्रीसाइड जैसी चीज़ें अगर देखने को मिलेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द मोरल ऑफ द फोर्सेस एज वेल. जो सोल्जर्स हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड अलॉट, दे कैन बी अफेक्टेड अलॉट. सो इंपॉर्टेंस देखा क्लियर कम्युनिकेशन का, तो कमांड क्लैरिटी, क्लियर ऑर्डर्स कैन एलिविएट कन्फ्यूजन ऑन द बैटल फील्ड. कमांड क्लैरिटी की बात करें तो क्लियर ऑर्डर्स जो हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें हैं बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. टेक्नोलॉजी का यूज़ है, एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं उसका यूज़ होना, दे कैन एनहांस क्लैरिटी एंड रिड्यूस एरर. सो एडवांस कम्युनिकेशन टूल जो है वो देखना, इम्प्लीमेंटिंग एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स जो है एडवांस कम्युनिकेशन टूल है, दे कैन इनहेंस क्लैरिटी एंड रिड्यूस एरर. हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे पास्ट इंसिडेंट्स हैं ऑफ फैक्ट्रीसाइड, इसकी बात अगर करें सो दे ऑल्सो रिवील्स पैटर्न ऑफ मिस कम्युनिकेशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस. तो कई सारी है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो पहले क्या रीज़न थे, किस वजह से हुआ, उसके बेसिस में वी कैन डेवलप एन स्ट्रेटजी. एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो यहाँ पे किस तरीके से फैक्ट्रीसाइड जैसे चैलेंजेस को मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, तो उस केस में भी वी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी, हम यूज़ कर सकते हैं. एआई क्या यूज़ हो सकता है, बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन, एआई जो असिस्ट कर सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ह्यूमन एरर कम से कम हो. उसके बाद अगर हैवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी है, इससे मतलब एक तरीके से ये भी कहा गया कि ओवर रिलायंस अगर है तो उससे भी रिस्क एसोसिएटेड हो सकता है. किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा, दोनों तरीके के ऑटोमेशन से आप रोक भी सकते हो, और ओवर रिलायंस का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका रहता है. तो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं, इससे अब भले रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सिचुएशन जो भी है उसके प्रति आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन ये भी है कि अगर जो डेटा उसका सही से अगर इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया तो उसमें फ्रेंडली फायर इंसिडेंट भी हो सकता है. क्योंकि मान लो अगर कोई भी फायरिंग होती है उस पर अगर आप बहुत एआई बेस्ड और डेटा बेस्ड ऐसा करते हो, तो उसमें अगर मिस इन्फॉर्मेशन या सही डेटा ना हो तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग है दैट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, ये भी पॉसिबल है. तो ये चीज़ भी आपके हाईलाइट किया गया है. तो सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सिचुएशन के प्रति जो जानकारी है वो होनी चाहिए, जिससे फैक्ट्रीसाइड को रोका जा सकता है. सोल्जर्स मस्ट जो है कॉन्स्टेंटली जो है एसेस करें अपने सराउंडिंग को, और फिर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं. इसके अलावा ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने का ज़रूरत है. तो यहाँ पे देखो फैक्ट्रीसाइड पे बहुत अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है दैट कैन बी फ्रेम्ड, जो प्रश्न है दोज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. तो आप लोग जरूर से ज़रूर इस ऐसे टॉपिक्स को कवर करना है. चलो, यूपीएससी लाइव कोड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप, और यूपीएससी लाइव ये कोड याद रखना है. पीटी 730 जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये इस टाइप का कंटेंट मैं आपको प्रिपेयर करके दे रहा हूँ. ये पूरा कंटेंट पीटी 730 का है, तो उसमें लगभग 2 ईयर्स का कंटेंट आपको दिया जा रहा है. कल काफ़ी सारा कंटेंट प्रिपेयर हुआ है, आज उसको रिकॉर्ड करके लेक्चर्स में आपको अपलोड करूँगा.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है PT 730। तो आपको बस जो लेक्चर्स आ रहे हैं, कंटेंट जो अपलोड हो रहा है, जो मैंने स्टडी मटेरियल भी इसमें काफ़ी सारा अपलोड होता है, उसको बहुत सीरियस लेना, पढ़ते जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे ये UPSC लाइव कोड आप यूज़ करें तो ये PT 730 2 साल का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। साइंस टेक का भी कोर्स है, इसमें NCERT भी जनरल साइंस वाले में कराऊंगा। सुपर 10 जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट, कल इसका सेकंड टेस्ट है, पहला टेस्ट हो चुका है। इसके अलावा आप देखोगे क्रैश कोर्स लोगे तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। यूज़ दिस कोड UPSC लाइव। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी बहुत अल्टीमेट है, तो इसकी भी क्लासेस आप कर सकते हो। लगभग 450 पेजेस आपके 100 नोट्स हैं, 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं। सब कोर्सेज के लिए यू हैव टू जस्ट डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो नंबर आप याद रखना है 9057921649। इस नंबर पर आपको मैसेज जो है वो कर रहा है। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हर सैटरडे को मैं आपको जो है बेस का मतलब ऐसे का टॉपिक देता हूँ। ऐसे का कोर्स भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका ऐसे का एवोल्यूशन होगा, तो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। इसका भी लिंक जो है आपका मतलब इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सौरभ पांडे CSE ऐप में आप जाके कर सकते हैं। लिखने की आदत आप ज़रूर से डालें, बिकॉज अगर आप लिखेंगे नहीं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस आपको होगी। ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।